कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राजशेखर कुमार है और आज हम लोग फिर जो कल बाकी था उससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल का कैल्शियम का भंडारण, इसका उदाहरण, और कोशिका विभाजन का उदाहरण जो हम लोगों ने कल कोशिका जीवन की इकाई जो चैप्टर है उसमें बाकी लगाया था, उसको आज खत्म करते हैं और फिर आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ घटक देखेंगे और उसके आगे भी। तो शुरू करते हैं। क्या बाकी था? कैल्शियम भंडारण। कैल्शियम कैल्शियम भंडारण, इसका एग्जाम्पल हम लोग कल बाकी लगाए थे जो होगा विशेष रूप से मांसपेशी कोशिकाओं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में। विशेष रूप से मांसपेशी कोशिकाओं मांसपेशी 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 कोशिकाओं उसके बाद क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में यह कैल्शियम आयनों को संग्रहित और जारी करता है, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह कैल्शियम आयनों को संग्रहित और यह कैल्शियम आयनों को संग्रहित और जारी करता है जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जारी क्यों करता है? क्योंकि जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए संकुचन के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के दौरान यह केंद्रक झिल्लियों के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। अंतःपरद्वीय जालिका में जो क्या है, कोशिका विभाजन जो होता है किस लिए होता है? कोशिका विभाजन के दौरान यह केंद्रक झिल्ली के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन जो है किस लिए होती है? क्योंकि ये कोशिका विभाजन के दौरान ये केंद्रक झिल्ली के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन के दौरान यह केंद्रक झिल्ली के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। यह केंद्रक झिल्ली के
निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ घटक जो 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टर्नी, आशया, वेसिकल्स, और तीसरा क्या होता है, ट्यूबुलस। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ घटक जो 3 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा सिस्टर्नी है। ठीक है ना, पहला सिस्टर्नी, दूसरा आशया, वेसिकल, और तीसरा ट्यूबुलस। पहला सिस्टर्नी, दूसरा हो गया हमारा आशया, वेसिकल्स, आशया, वेसिकल्स, और तीसरा ट्यूबुलस। वेसिकल्स, तीसरा हो गया हमारा ट्यूबुलस। ठीक है ना, तीसरा ट्यूबुलस। अब इसको हम देखते हैं। सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी ये लंबी चपटी शाखित संरचनाएं हैं जो गड्डियों के रूप में रहते हैं। सिस्टर्नी कैसे होते हैं, ये लंबी चपटी और शाखित संरचनाएं हैं। ये सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी ये लंबी चपटी और शाखित संरचनाएं, ये लंबी चपटी अशाखित संरचनाएं हैं जो गड्डियों के रूप में रहते हैं, जो गड्डियों के रूप में क्या है, सिस्टम में जो है गड्डियों के रूप में रहते हैं। इसके बाद है आशया, वेसिकल, ये अंडाकार वो झिल्लियों के परिबद्ध संरचनाएं हैं। आशय या वेसिकल्स ये अंडाकार या झिल्लियों के परिबद्ध संरचनाएं होते हैं। दूसरा हमारा हो गया आशय, वेसिकल्स, जो कैसे होते हैं, ये अंडाकार या झिल्लियों के परिबद्ध, जो अंडाकार या झिल्लियों के झिल्लियों के परिबद्ध संरचनाएं। ठीक है ना, झिल्लियों के परिबद्ध संरचनाएं हैं। इसका बाद हमारा क्या है, ट्यूबुलस।
ट्यूबुलस जो होते हैं ये अनियमित अशाखित नलिकाएं होती है जो झिल्ली से आबद्ध रहती है। क्या होती है? ये जो अनियमित अशाखित नलिकाएं जो होती है झिल्लियों से आबद्ध रहती है, जो ट्यूबुलस मुक्त या सिस्टर्नी के साथ संयुक्त हो सकती है। ये क्या है? ट्यूबुलस जो हो गया हमारा, तीसरा जो हो गया हमारा ट्यूबुलस। ये अनियमित अधिकांशतः शाखित नलिकाएं होती है। अनियमित अधिकांशतः यह नियमित अधिकांशतः शाखित नलिकाएं होती है जो झिल्ली के आबद्ध। ये शाखित नलिकाएं होती है, जो झिल्ली से आबद्ध रहती है। ठीक है ना? जो झिल्ली से आबद्ध क्या होती है? ये आबद्ध रहती है। ठीक है ना? आबद्ध रहती है, जो ट्यूबुलस मुक्त या सिस्टर्नी के साथ संयुक्त हो सकती है। जो ट्यूबुलस मुक्त सिस्टर्नी के साथ संयुक्त हो सकती है। जो ट्यूबुलस मुक्त सिस्टर्नी के साथ ट्यूबुलस या मुक्त सिस्टर्नी के साथ आबद्ध हो सकती है। जो ट्यूबुलस मुक्त सिस्टर्नी के साथ आबद्ध संयुक्त हो सकती है। आबद्ध नहीं, संयुक्त होती है। ठीक है ना? ये गलत हो गया। संयुक्त हो सकती है। अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसी होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना गोल्जिकाएं समान होती है। और गोल्जिकाएं कहाँ स्थित होता है? गोल्जिका एक निश्चित स्थान पर कोशिकांग होता है। गोल्जिका होता है, क्या होता है? गोल्जिका एक कोशिकांग होता है जो एक निश्चित स्थान पर स्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जिकाएं समान होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना गोल्जिकाएं समान होती है। गोल्जिकाएं समान होती है। और गोल्जिका जो है एक निश्चित स्थान पर कोशिकांग होता है। गोल्जिकाएं
एक निश्चित स्थान पर कोशिकांग होता है। कोशिकांग होता है। गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सामान्यतः क्या झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये भी आ सकता है कहीं क्वेश्चन, तो देख लेंगे इसको भी हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सामान्यतः झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा पहला खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका भी एग्जांपल लिखेंगे तो इतना में होगा नहीं, तो इसको पहले साफ करते हैं। तो कुछ इसका हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो टाइप के होते हैं, पहला खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसी में 80S आता है, 80S राइबोसोम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर दो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर दो ग्लाइकोप्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर दो ग्लाइकोप्रोटीनों राइबोफ्यूरिन फर्स्ट और राइबोफ्यूरिन सेकेंड। राइबोफ्यूरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्यूरिन सेकेंड। 80S राइबोसोम उनकी बड़ी उपिकाइयों से बंधित रहती है। 80S राइबोसोम जो होती है उनकी बड़ी उपिकाइयों से बंधित रहती है। 80S
80S राइबोसोम उनकी बड़ी उप इकाइयों से उप इकाइयों से बंधित उनकी बड़ी उप इकाइयों से बंधित रहती है और काफी फैली हुई होती है। तो कहाँ तक? तो बाह्य केंद्रिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। जो बाह्य झिल्लिका तक काफी फैली हुई होती है। जो बाह्य झिल्लिका तक फैली हुई होती है। ये हो गया हमारा पहला। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं राइबोसोम व राइबोफ्लोरीन इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम और राइबोफ्लोरीन राइबोसोम व राइबोफ्लोरीन अनुपस्थित। ठीक है ना, अनुपस्थित होते हैं। ठीक, इसका हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। इसमें मुख्यतः सिस्टर्नी से निर्मित होते हैं। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मुख्यतः सिस्टर्नी से निर्मित होते हैं। सिस्टर्नी से निर्मित होते हैं। और ये जो हो गया चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम, यह मुख्यतः ट्यूबुलस से निर्मित होते हैं। यह मुख्यतः क्या होता है? यह मुख्यतः ट्यूबुलस से निर्मित होते हैं। यह मुख्यतः ट्यूबुलस से निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं, यह मुख्यतः ट्यूबुलस से निर्मित होते हैं। इसका जो हमारा हो जाएगा तीसरा, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावण अधिक होता है उसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है? जहां ये प्रोटीन संश्लेषण और स्रावण अधिक होता है उसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। जहां प्रोटीन संश्लेषण जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावण अधिक होता है, एवं स्रावण अधिक होता है उसमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, उसमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है।
उसमें ये अधिक मात्रा में पाई, इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसमें ग्लाइकोजन व लिपिड उपापचय अधिक होते हैं। ये उन ग्लाइकोजन व लिपिड उपापचय अधिक होता है जिसमें ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है जिसमें ग्लाइकोजन और लिपिड, जिसमें ग्लाइकोजन व लिपिड उपापचय अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है जिसमें ग्लाइकोजन व उपापचय लिपिड उपापचय अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो होता है प्राणियों में, ये एस्टरलाइन हार्मोन के भी ये प्राणियों में एस्टरलाइन हार्मोन के भी स्थल होते हैं। ये प्राणियों में एस्टरलाइन प्राणियों में ये एस्टरलाइन हार्मोन के भी स्थल पर होते हैं। प्राणी में एस्टरलाइन हार्मोन के स्थल होते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। मुख्य स्थल होते हैं। ठीक है ना। ये प्राणी में एस्टरलाइन हार्मोन के मुख्य स्थल होते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जाम्पल होगा यकृत, अग्नाशय, गोबलेट और कोशिकाएं। यकृत, अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय और गोबलेट कोशिकाएं। गोबलेट कोशिकाएं और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो जाएगा एडिपोज ऊतक, पेशिया, एड्रिनल कोर्टेक्स। एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक, एड्रिनल कोर्टेक्स और चिकनी संचयी लीवर। एड्रिनल कोर्टेक्स, चिकनी संचयी
चिकनी संचयी, चिकनी संचयी लीवर, ठीक है ना।